हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन एंड वेलकम टू इंजीनियर्स वाला महाट्रांसको AE 2023। यस, आज के सेशन में हम लोग महाट्रांसको AE 2023 जिसके एग्जामिनेशन में लगभग 45 से 50 दिन रह गए हैं, तो हम आज के सेशन में डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट 45 डेज में आपकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह से आप सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करेंगे जिससे कि अपना सिलेक्शन को सिक्योर कर पाए। क्योंकि महाट्रांसको AE 2023 एक बहुत ही बढ़िया एग्जामिनेशन है, ह्यूज वैकेंसी है खास करके इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। तो आइए सबसे पहले थोड़ा बहुत हम लोग महाट्रांसको के बारे में जान लेते हैं कि महाट्रांसको की तैयारी क्यों करनी चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स है, यहां पर क्या क्या खासियत है महाट्रांसको में अगर आप AE बनते हो। तो आइए महाट्रांसको के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। महाट्रांसको यानी कि महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जिसे महाट्रांसको भी कहते हैं या फिर इसे शॉर्ट फॉर्म में MSETCL भी कहते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी इन द कंट्री। पूरे कंट्री का यानी इंडिया की हम बात कर रहे हैं, इंडिया के अगर हम स्टेट सेक्टर की बात करें तो स्टेट सेक्टर में सबसे बड़ा ट्रांसमिशन यूटिलिटी है महाराष्ट्र का MSETCL या फिर महाट्रांसको। दूसरा, दिस इज द ओनली पावर यूटिलिटी इन द स्टेट सेक्टर टू ओन HVDC लाइंस। यानी कि इंडिया में स्टेट पावर कंपनीज की अगर हम बात करें तो जितने स्टेट ट्रांसमिशन कंपनीज हैं उसमें एकमात्र स्टेट ट्रांसमिशन कंपनी है महाट्रांसको, जिसका कि HVDC लाइंस भी है। आप समझ सकते हैं कि कितना इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए जॉब करना महाट्रांसको में। और भी चीजों को देखिए यहां पर, इट ऑपरेट्स ए ट्रांसमिशन नेटवर्क ऑफ 50,862 सर्किट किलोमीटर। इसका कितना टोटल ट्रांसमिशन नेटवर्क है? 50,862 सर्किट किलोमीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस। अब सर्किट किलोमीटर क्या होता है? देखिए, जनरली जो पावर का ट्रांसमिशन करते हैं वो हम लोग डबल सर्किट लाइन से करते हैं। अगर हम मान लीजिए A से B तक पावर पहुंचा रहे हैं, उसका टोटल डिस्टेंस 200 किलोमीटर है, और अगर हमारा वहां डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन है तो वहां पर हमारा जो सर्किट किलोमीटर कैलकुलेट होगा वो 200 इंटू 2 यानी कि 400 किलोमीटर होगा। तो उस तरह से टोटल सर्किट किलोमीटर हमारा 50,862 सर्किट किलोमीटर है। नेक्स्ट, इट हैज 736 EHV सब स्टेशन। टोटल एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन 736 है, 736 विथ ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी। कितना ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी है? 1,36,698 MVA। इतना अधिक ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी है। नेक्स्ट, महाट्रांसको वन इंडस्ट्री एक्सलेंस अवार्ड बाय इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया इन 2022, यानी कि ये इंडस्ट्री एक्सलेंस अवार्ड भी जीत चुका है। इतना कुछ महाट्रांसको के बारे में आपने जाना, तो इतना बढ़िया, इतना मतलब अलग लेवल का एकदम ही जबरदस्त अचीवमेंट्स है महाट्रांसको का। तो हम जानना चाहते हैं और थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं कि एग्जैक्टली कौन कौन से लाइन से हमारा टोटल कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है महाट्रांसको का। तो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है हमारा महाट्रांसको का, देखिए इसमें महाट्रांसको का देखिएगा वोल्टेज लेवल की अगर हम बात करें तो देखिए यहां पर 765 kV लाइन, एक EHV सब स्टेशन है 765 किलो वोल्ट लाइन का। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी 3000 MVA है, और यहां पर सर्किट किलोमीटर 0 है क्योंकि अब इसको ऑपरेट किया जाना है, यानी हमारा ये बन रहा है। नेक्स्ट, 500 kV HVDC लाइन, इसी HVDC की मैं बात कर रहा था। 2 EHV सब स्टेशन से 3582 MVA इसकी कैपेसिटी है, 1504 किलोमीटर सर्किट किलोमीटर इसका पूरा डिस्टेंस है। नेक्स्ट, 400 kV लाइंस, टोटल 33 सब स्टेशन है, 33,548 MVA कैपेसिटी। ये देखिए 8464.853 किलोमीटर, ये है कंप्लीट सर्किट किलोमीटर। नेक्स्ट, 220 किलो वोल्ट लाइंस, 252 सब स्टेशन से, टोटल 60,240 MVA पावर ट्रांसफर कैपेसिटी है, 19,431 सर्किट किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। नेक्स्ट, 132 kV लाइन, टोटल 362 EHV सब स्टेशन है,
यहां पर देखिए 31,129.5 MVA की टोटल ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी है और यहां पर डिस्टेंस देखिए 18,374.3548 सर्किट किलोमीटर डिस्टेंस है। नेक्स्ट 110 किलो केवी की अगर बात करें, यहां पर देखिए टोटल 40 EHV सब स्टेशन है, 2480 MVA इसकी कैपेसिटी है, 1788.45 सर्किट किलोमीटर इसका लेंथ है। नेक्स्ट 100 केवी की अगर हम बात करें, 100 केवी के 39 EHV सब स्टेशन है, यहां पर 2823 MVA इसकी कैपेसिटी है, 705.623 सर्किट किलोमीटर इसका लेंथ है। नेक्स्ट 66 केवी लाइन की बात करें तो टोटल 7 EHV सब स्टेशन है, 170.5 MVA इसकी कैपेसिटी है, 594.8 सर्किट किलोमीटर इसका पूरा लेंथ है। तो टोटल अगर हम बात करें, टोटल हमारे पास 736 सब स्टेशन है, 136,973 MVA इसकी टोटल ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी है और लेंथ की बात करें तो यह है 50,862 सर्किट किलोमीटर। इतना एकदम बहुत ही बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो यहां पर कहीं की अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो बहुत ही आपके लिए बढ़िया होगा यहां पर अगर आपको जॉब मिलती है तो। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स में वर्क करना, ऐसी कंपनी में वर्क करना, ये काफी अपने आप में एक प्रेस्टिजियस जॉब भी होगा। बहुत अधिक, बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा यहां पर अच्छे खासे प्रोग्रेस होते हैं, बहुत काफी लर्निंग यहां पर मिलेगी। क्लियर? अब देखिए यहां पर सैलरी की बात करते हैं। अगर आप महाट्रांसको एई में सिलेक्ट होते हैं तो क्या पे स्केल होगा, और पे स्केल के साथ साथ नंबर ऑफ सीट्स भी अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ सीट्स आपके पास कितना है। नंबर ऑफ सीट्स है ट्रांसमिशन में, ट्रांसमिशन मतलब जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उनके लिए कितनी सीट्स है, उनके लिए 390 सीट्स है, 390 सीट्स। और दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है यानी कि टेलीकम्युनिकेशन, उनके लिए भी कुछ सीट है, बहुत कम सीट है लेकिन सीट है टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन के लिए हमारे पास कितने सीट है, यहां पर टोटल 6 वैकेंसीज है टेलीकम्युनिकेशन के लिए, जिसके लिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले एलिजिबल है। ट्रांसमिशन के लिए यहां पर इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल है, 390 सीट्स। तो देखिए यहां पर अगर आप सेलेक्ट होते हैं, इसका पे स्केल है 49,210, ये होगा स्टार्टिंग का बेसिक पे, ये होगा हमारा बेसिक पे। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा और भी चीजें जुड़ती हैं, इसके साथ बहुत कुछ अलाउंसेज आपके जुटेंगे। इसके बाद यहां पर देखिए 2165, ये होगा इंक्रीमेंट, ईयरली इंक्रीमेंट आपका हुआ करेगा, 2165 रुपीज का इंक्रीमेंट होगा। और अगर आप इसी पोजीशन पर बने हुए असिस्टेंट इंजीनियर के पोजीशन पर आगे भी आपका मान लीजिए अगर कोई प्रमोशन इन द केस नहीं हुआ तो आपका हर साल इंक्रीमेंट 2165 का लगेगा। और जब आपका बेसिक पे 60,035 रुपीज हो जाएगा, जब आपका बेसिक पे 60,035 रुपीज हो जाएगा, उसके बाद आपका इंक्रीमेंट भी बढ़ जाएगा, एनुअल इंक्रीमेंट आपका हो जाएगा फिर 2280 यानी कि 2280 रुपीज पर मंथ की सैलरी हर साल बेसिक में आपका फिर बढ़ेगा। और ये कहां तक जाएगा, ये जाएगा हमारा 1,19,315। अगर आप इसी पे स्केल पर हमेशा के लिए जॉब करते रह गए, ऐसा होता नहीं है, काफी प्रमोशंस होते हैं इसमें, लेकिन अगर कोई इसी पे स्केल पर जॉब करता रह गया इसी पोस्ट पर एई पर, तो उसका फाइनली लास्ट में बेसिक सैलरी कहां तक बनेगा, 1,19,315। और स्टार्टिंग में अगर हम देखेंगे कि अप्रोक्सीमेट सैलरी क्या आपको मिलेगी, तो स्टार्टिंग में अगर ग्रॉस सैलरी की बात करें तो ये होगा 84,407 पर मंथ। तो काफी अच्छी ग्रॉस सैलरी है, 84,407 रुपये पर महीने, अच्छी सैलरी है। तो ये जॉब आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, काफी सेटिस्फैक्टरी जॉब रहेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये मैं मल्टीपल टाइम आप लोगों को बोल रहा हूं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है एई 2023 का। तो इस एग्जामिनेशन में देखिए आपके पास टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, दूसरा नॉन टेक्निकल पोर्शन है। टेक्निकल सब्जेक्ट की बात करें तो टोटल 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चंस आएंगे, टोटल 50 क्वेश्चन आपका आएगा।
और टोटल मार्क्स की बात करें तो टेक्निकल का रहेगा 50 क्वेश्चन 110 मार्क्स का, 110 मार्क्स का 50 क्वेश्चन रहेगा टोटल। नेक्स्ट नॉन टेक्निकल पोर्शन की अगर हम बात करें तो यहां पर रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, मराठी लैंग्वेज है। रीजनिंग आपको 40 क्वेश्चंस आएंगे टोटल 20 मार्क्स के, यानी 0.5 मार्क्स ईच रहेगा। नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस आएंगे आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, यहां पर आपका टोटल 10 मार्क्स रहेगा। 20 क्वेश्चन मराठी लैंग्वेज, यस, क्योंकि आप जानते हैं कि यहां पर क्या है, जो भी स्टूडेंट जो महाराष्ट्र के का डोमिसाइल कैंडिडेट है सिर्फ उन्हीं के लिए ये वैकेंसी अवेलेबल है, तो वहां पर मराठी का भी टेस्ट लिया जाएगा, मराठी लैंग्वेज। वहां पर 20 में आपको 20 क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल 10 मार्क्स, यानी टोटल अगर हम क्वेश्चंस देखें तो ये क्वेश्चंस 130 क्वेश्चंस रहेंगे टोटल, और मार्क्स की बात करेंगे 150 मार्क्स होगा, 150 मार्क्स का पेपर होगा, 130 क्वेश्चंस रहेगा। टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो 2 घंटे यानी 120 मिनट्स का टाइम रहेगा, 150 क्वेश्चंस 130 क्वेश्चंस रहेगा, 120 मिनट का समय। अब देखिए निगेटिव मार्किंग, यस 1/4 निगेटिव मार्किंग है, यानी 25% मार्क्स आपका डिडक्ट होगा अगर आप एक गलत क्वेश्चन करते हैं तो। जितने भी गलत क्वेश्चंस करेंगे उसके 25% मार्क्स आपके कम होने वाले हैं, माइनस होने वाले हैं। क्लियर? अब बात होगी कि सर रिजल्ट क्या 150 मार्क्स पे बनाया जाता है? नहीं, आपका जो रिजल्ट प्रिपेयर किया जाता है वो रिजल्ट आपको 150 मार्क्स को कितने में कन्वर्ट करेगा? 100 में कन्वर्ट करेगा। 100 में मतलब आपने 150 में जो मार्क्स किया था, अचीव किया था, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेगा, और एग्जैक्ट आउट ऑफ 100 जितने मार्क्स आ रहे हैं परसेंटेज में, उस पर आपका रिजल्ट बनेगा। तो क्या कोई मिनिमम कट ऑफ होना चाहिए? क्या कोई सेक्शनल कट ऑफ है? तो देखो सेक्शनल कट ऑफ तो नहीं है यहां पर, लेकिन ओवरऑल अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो, ओपन कैटेगरी के हो, तो आपको आउट ऑफ 100 कितना, मिनिमम 30 तो लाना पड़ेगा, मिनिमम 30 आपको लाना पड़ेगा, मिनिमम 30 फॉर यू आर अनडिजर्व्ड कैंडिडेट। क्लियर है ये बात? और दूसरा मिनिमम अगर आप कैटेगरी में हैं तो कैटेगरी में आपको मिनिमम 20 मार्क्स लाना पड़ेगा, चाहे आप सोशल कैटेगरी में हैं या फिर आप वुमेन्स रिजर्वेशन वाले कैटेगरी में हैं, तो आपको टोटल 20 मार्क्स लाना पड़ेगा, मिनिमम 20 लाना पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाई करेंगे। हालांकि ये 30 मार्क्स आपके सिलेक्शन की गारंटी नहीं ले रहा है। सिलेक्शन जितनी सीटें हैं, सीटों के अकॉर्डिंग जितने कॉम्पिटिशन्स हुए हैं, जितने मार्क्स स्टूडेंट्स स्कोर किए हैं, उन सारे बेसिस पर आपको सिलेक्शन मिलेगा। क्लियर? अब आगे देखते हैं कि इसको कैसे, क्या क्या है यहां पर सब्जेक्ट्स में। तो देखिए सब्जेक्ट्स में पहली बात तो हमने बताया कि ये पेपर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए भी है, और 6 सीटें अलग से आई है इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन वालों के लिए। तो पहले हम डिस्कस करते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट ट्रांसमिशन के लिए। ट्रांसमिशन मतलब आप कह सकते हो जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, यहां पर कौन कौन से सब्जेक्ट से मेजर क्वेश्चंस आते हैं। यहां पर देखोगे मेजर जो सब्जेक्ट्स है हमारे, नेटवर्क थ्योरी से क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रिकल मशीन से क्वेश्चन आता है, पावर सिस्टम से क्वेश्चन आता है, कंट्रोल सिस्टम से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, फिर EMFT से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। नेक्स्ट मेजरमेंट से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और लास्ट मटेरियल साइंस। यहां से इन पोर्शन से आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। और टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे यहां से? जो टोटल क्वेश्चंस आने वाले हैं वो है हमारा 50 क्वेश्चंस। एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिमाइंड कर देता हूं, 50 क्वेश्चंस, मार्क्स कितने होंगे? 110 मार्क्स, 110 मार्क्स, यानी कि आउट ऑफ 150 हमारा 110 पूरा टेक्निकल कंट्रीब्यूट कर रहा है, टेक्निकल का कंट्रीब्यूशन है, इसलिए टेक्निकल बहुत अच्छे से करना है। अब नॉन टेक्निकल, इसके बाद टेलीकम्युनिकेशन का भी देख लेते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। उनके लिए क्या सिलेबस रहेगा? उनके लिए देखिए नेटवर्क थ्योरी तो उनके लिए भी कॉमन है, कंट्रोल सिस्टम्स कॉमन है, उसके बाद जो उनका मेजर सब्जेक्ट्स आता है EMFT, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट्स EDC, नेक्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल साइंस। ये सब मेजर सब्जेक्ट्स है जहां से उनको क्वेश्चंस आएंगे। इन्हें भी कितने क्वेश्चंस का सामना करना है, कितने क्वेश्चंस बनेंगे? इन्हें भी 50 क्वेश्चंस बनाना है। कितने क्वेश्चंस बनाना है? 50 क्वेश्चंस बनाना है, और इन्हें भी 110 मार्क्स का टेक्निकल सब्जेक्ट है, 110 मार्क्स का।
अब हम देखते हैं कि नॉन टेक्निकल पोर्शंस में क्या क्या टॉपिक्स हैं, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। नॉन टेक्निकल का सिलेबस आप दोनों के लिए सेम है। तो यहां पर देखिए, पहले रीजनिंग पोर्शन की बात करें तो रीजनिंग के टॉपिक्स हैं रिलेशनशिप्स, सीटिंग अरेंजमेंट, एनालॉजीज एंड क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, फिगरल क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट लॉजिकल डिडक्शन, डिसीजन मेकिंग, स्पेशियल ओरिएंटेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग। ये सारे हमारे रीजनिंग के पोर्शन हैं, जहां से रीजनिंग से कितने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, रीजनिंग से हमने बताया था आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी 20 मार्क्स। यहां से कितने मिलेंगे, 40 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस। और मार्क्स कितने होंगे, मार्क्स होगा हमारा 20 मार्क्स, 20 मार्क्स। अब हम देखते हैं दूसरा एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देखिए क्या क्या आएगा, टाइम एंड वर्क आता है, टाइम एंड डिस्टेंस आता है, नंबर सिस्टम्स आता है, एवरेज कैलकुलेट करना, मिक्सचर एंड एलिगेशन, नेक्स्ट मेंसुरेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज। नेक्स्ट देखिए आप ट्रिगोनोमेट्री से आएगा क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी आ सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टैटिस्टिक्स, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट, पार्टनरशिप। ये सारे जनरल एप्टीट्यूड के पोर्शन हैं, ये सारे के सारे जनरल एप्टीट्यूड के पोर्शन हैं। यहां से आपको कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो यहां से आपको आएगा 20 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चन। और ये 20 क्वेश्चंस के मार्क्स कितने होंगे, ये टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं मराठी लैंग्वेज। मराठी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो मराठी लैंग्वेज से जो क्वेश्चंस हमारे आते हैं वो मेनली ग्रामर से क्वेश्चन आएगा, जो व्याकरण है मराठी का वहां से क्वेश्चंस आएगा, कुछ गलत सही चुनना इस तरह से आपको दे देगा, वर्ड्स एंड फ्रेजेस, कुछ मुहावरे, कुछ शब्द, ये सब चीजों के बारे में पूछे जा सकते हैं। अगला फेमस बुक्स एंड ऑथर्स, जो मराठी साहित्य में कुछ फेमस ऑथर्स हैं, कुछ फेमस किताबें हैं, वहां से आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो यहां से ध्यान रखिएगा कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, 20 क्वेश्चंस यहां से भी आ रहे हैं, 20 क्वेश्चंस। और मार्क्स की अगर हम बात करें तो 10 मार्क्स यहां से आएगा। तो ये टोटल हमारा 150 मार्क्स का पेपर हो गया। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जो अगले 45-50 दिन का समय है। देखिए, एग्जामिनेशन की संभावित तिथि वो दी गई है, वो दिया गया है दिसंबर 2023, यानी कि दिसंबर में इसका एग्जाम होगा। तो हम ये मानकर चलते हैं कि सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसके बाद इसका एग्जाम कराया जाएगा। तो उस हिसाब से जो मेरा एक कैलकुलेशन है, कि मेरा कैलकुलेशन है आज से अगर आप चलें तो लगभग 45 डेज का मानकर चलिए, 45 डेज में आपको सिलेबस कवर करना है। तो आइए 45 डेज का स्ट्रेटजी पहले ट्रांसमिशन के लिए देखते हैं, यानी जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उनके लिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट देखिए, पहली बात तो यह है कि चाहे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हो या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के हो, दोनों ब्रांचेज के लिए आपको 40 मार्क्स कहां से आ रहे हैं, 40 मार्क्स आपको आ रहे हैं नॉन टेक से। 40 मार्क्स कहां से आएंगे, नॉन टेक से। और साथ साथ टेक्निकल की बात करें, टेक्निकल आएगा 110 आएगा टेक्निकल। अब नॉन टेक में क्या करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यहां पर कोई जनरल अवेयरनेस है नहीं, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज नहीं है। यहां पर क्या है, यहां पर आपको जो है वहां पर देखिए 40 मार्क्स आपका फुल्ली रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड मराठी लैंग्वेज का है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर रीजनिंग एप्टीट्यूड क्या है। रीजनिंग एप्टीट्यूड आपको डेली कहीं न कहीं समय निकालकर 1 से 2 घंटे रीजनिंग एप्टीट्यूड आपको प्रैक्टिस करना है। क्योंकि देखो, रीजनिंग एप्टीट्यूड आपका ऐसा पोर्शन है कि जहां पर आपको थोड़े से समय लगेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप टेक्निकल क्वेश्चंस को थोड़ा जल्दी सॉल्व कर दोगे, लेकिन रीजनिंग एप्टीट्यूड के में क्वेश्चंस में थोड़े से आपको समय लग सकते हैं कैलकुलेशन में। लेकिन आप अगर रीजनिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो रीजनिंग एप्टीट्यूड में जितना आप अटेम्प्ट करोगे वो अटेम्प्ट आपका बिल्कुल करेक्ट होता है, उसमें ज्यादातर गलतियां नहीं होती हैं। तो वहां पर आपने जो अटेम्प्ट्स किया वहां पर उसके मार्क्स अच्छे खासे आ जाते हैं। वही चीज मराठी लैंग्वेज की बात करें तो मराठी लैंग्वेज में भी आपका अगर थोड़ा सा कमांड है, आप चाहें तो कुछ क्वेश्चंस को मराठी लैंग्वेज के कुछ क्वेश्चंस, व्याकरण, इन सभी चीजों के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि एक थोड़ा सा प्रैक्टिस रहना बहुत जरूरी होता है। आप ऐसी गलती ना करें कि आपने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं किया, आप डायरेक्ट टेक्निकल
तैयार करके गए और एग्जाम दे रहे हो, नहीं, आपको 1-2 घंटे का समय निकालना है डेली, जिसमें कि रीजनिंग और थोड़ा सा मराठी लैंग्वेज का प्रैक्टिस करना है। रीजनिंग एप्टीट्यूड दोनों की आपको प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? और मैं यही सलाह दूंगा इसमें कि जितने टॉपिक्स हमने मेंशन किए उन सारे टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को डायरेक्ट प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ कुछ वहां से रूल्स, कुछ कुछ ट्रिक्स, ज्यादातर ट्रिक्स अगर आप सीख पाते हैं तो वो ट्रिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा रीजनिंग एप्टीट्यूड के लिए। रीजनिंग एप्टीट्यूड के लिए क्या होगा? ट्रिक्स आर इंपॉर्टेंट, ट्रिक्स आर इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट फॉर रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। आपको बिना ट्रिक के सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, एंड एप्टीट्यूड, तो ट्रिक आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्लियर? अब हम टेक्निकल की बात करते हैं। टेक्निकल में पहले ट्रांसमिशन का डिस्कस करते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखिए नेटवर्क थ्योरी आपका बिल्कुल बेसिक है सब्जेक्ट, नेटवर्क थ्योरी, नेटवर्क थ्योरी कहिए, बेसिक इलेक्ट्रिकल कहिए, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल का भी पोर्शन यहीं पर रहेगा। ये आपका बिल्कुल बेसिक है। तो नेटवर्क थ्योरी के लिए क्या प्लान आपका होना चाहिए? देखो, मेरा यही मानना है कि नेटवर्क थ्योरी आप लोग पढ़े होंगे। नेटवर्क थ्योरी कहीं ना कहीं स्टूडेंट थोड़ा ठीक ठाक पढ़ता है, बाद बाकी कुछ पार्टिकुलर पोर्शंस अगर आपने नहीं ठीक से पढ़ा है तो उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। बाद बाकी नेटवर्क थ्योरी में आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, जितना अधिक से अधिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें उतना आपके लिए बेटर है। और ये क्वेश्चंस कौन सा प्रैक्टिस करें? आप क्वेश्चंस में इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्री में पूछे गए क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, गेट 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस को कई बार रिपीट होने की भी संभावना रहती है एग्जामिनेशंस में, तो वहां से आपको प्रैक्टिस करना है नेटवर्क थ्योरी। फिर अगर हम बात करें मेजर सब्जेक्ट्स में, तो पावर सिस्टम्स, पावर सिस्टम्स। अब देखो, ये पावर सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो पावर सिस्टम्स में हमारा कौन कौन सा पोर्शन है? पावर सिस्टम में एक तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये पार्ट आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। डिस्ट्रीब्यूशन, ये पार्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें सारे चीज आ जाते हैं, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के सारे पार्ट्स इसमें आ जाते हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगर हम बात करें तो पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, ये पावर सिस्टम प्रोटेक्शन भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, खास करके इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए जहां पर पावर सिस्टम प्रोटेक्शंस यानी रिले, सर्किट ब्रेकर्स, यहां से खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें तो हमारा पार्ट जो नेक्स्ट हमारा पार्ट आएगा, इसके बाद जो हमारा पार्ट आएगा वो फॉल्ट एनालिसिस का, यहां पर देखो फॉल्ट एनालिसिस का आपको पार्ट रहेगा, फॉल्ट्स का, फॉल्ट्स के बाद आपको स्टेबिलिटी का पार्ट रहेगा, पावर सिस्टम स्टेबिलिटी, और फिर रहेगा लोड फ्लो, लोड फ्लो। और हां, पावर सिस्टम जनरेशन भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, पावर सिस्टम जनरेशन भी महत्वपूर्ण है, इसको आप पहले ही कवर कर लीजिए, पावर सिस्टम जनरेशन। ये जनरेशन सिस्टम से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डिफरेंट टाइप्स के पावर प्लांट्स खास करके वहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको दिखने को मिल सकते हैं। फिर आगे लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, ये सारे पोर्शन से क्वेश्चंस दिखने को मिल सकते हैं। तो अब बात होगी कि सर पावर सिस्टम से कैसे क्वेश्चंस आएंगे, थ्योरेटिकल आएंगे या न्यूमेरिकल आएंगे? देखो, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी अच्छे खासे पूछे जाएंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी अच्छे खासे पूछे जाएंगे, दोनों का मेरा यही मानना है कि इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि थ्योरेटिकल लीव कर दो, न्यूमेरिकल कर लो, या फिर न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, थ्योरेटिकल करो, ठीक है? तो उस चीज का आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है? दूसरा, ये रहा हमारा फॉल्ट्स, स्टेबिलिटी, लोड फ्लो, इन सारे पोर्शंस को भी आपको देखना है। पावर सिस्टम प्रोटेक्शन को आपको, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन आपके लिए महत्वपूर्ण है, यहां से देखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो मेजर सब्जेक्ट है वो है हमारा मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन। तो ये इलेक्ट्रिकल मशीन जो सब्जेक्ट है हमारा, इलेक्ट्रिकल मशीन में देखो, इलेक्ट्रिकल मशीन में हमारे पास जो मेजर 4 चैप्टर्स हैं, ट्रांसफॉर्मर्स है, डीसी मशीन्स है, उसके बाद नेक्स्ट सिंक्रोनस मशीन्स है, और हमारा नेक्स्ट है हमारा इंडक्शन मशीन, और उसके बाद स्पेशल टाइप ऑफ मशीन। तो इसमें देखो ध्यान से, सिंक्रोनस मशीन का पोर्शन और दूसरा स्पेशल टाइप ऑफ मशीन का पोर्शन, यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा डिजाइन किए जाते हैं।
उसके बाद ट्रांसफॉर्म, खास करके इस तरह के एग्जामिनेशंस के लिए, उसका ट्रांसफॉर्मर, डीसी, यहां से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज्यादा ही दिखेंगे, थ्योरेटिकल भी दिखेंगे। इंडक्शन मशीन से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिख सकते हैं अच्छे खासे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी दिखेंगे। तो ये आपका मेजर पार्ट हुआ। इस मेजर पार्ट के बाद का अगर हम सब्जेक्ट देखें तो आपको क्या करना है, आपको कंट्रोल सिस्टम भी देखना है। कंट्रोल सिस्टम के साथ साथ आपको नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शंस भी आपको देखना है, जिसमें ईडीसी, डिजिटल्स, इस सारे चीजों को देख सकते हैं। बाद बाकी सब्जेक्ट्स में भी अगर थोड़ा बहुत आपका समय बचता है, उन सारे रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स को देखें। पहले इस तरह के सब्जेक्ट्स को, इसको पहले फोकस करना है और अच्छा खासा सारे टॉपिक पर इसके क्वेश्चंस तैयार कर लेने। ठीक है, ये रहा हमारा इलेक्ट्रिकल का। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं, यानी टेलीकम्युनिकेशन के लिए, तो टेलीकम्युनिकेशन के लिए जो आपकी स्ट्रेटजी रहेगी, ये स्ट्रेटजी क्या रहेगी टेलीकम्युनिकेशन के लिए? तो टेक्निकल में देखो, आपका नेटवर्क थ्योरी तो यहां भी रहेगा, नेटवर्क थ्योरी। इसके बाद जो मेजर सब्जेक्ट्स आपके लिए है, वो मेजर सब्जेक्ट देखिए ईएमएफटी है। ध्यान रखिएगा, ईएमएफटी इलेक्ट्रिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ईएमएफटी है। ईएमएफटी के बाद कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन है, और एक है हमारा ईडीसी, एक है ईडीसी। ये तीनों पोर्शन एकदम काफी, ये हमारा ये चारों पोर्शंस काफी मेजर रोल प्ले करेगा। इसके आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाइए, इसके ईच एंड एवरी कंसेप्ट को आपको रिवाइज करना है, तैयार करना है। यहां पर कोई एक भी कंसेप्ट यहां पर इस पोर्शंस में नहीं छोड़ना है। इसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स काफी स्कोरिंग है आपके लिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके बाद इसके अलावा जो बाकी के सब्जेक्ट्स भी हमने बताया आपको, उसको आपको तैयार करना है। तो ये 45 डेज की स्ट्रेटजी है, मतलब अगले 45 दिनों में आपको अपनी तैयारी करनी है। उसमें 1-1.5 घंटे का समय रीजनिंग एप्टीट्यूड के लिए जरूर निकाले, बाकी का समय आपको पूरा टेक्निकल के लिए देना है। अच्छा खासा मेहनत कीजिए, 10-12 घंटे जरूर पढ़ने का प्रयास कीजिए, कहीं न कहीं वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है खास करके इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। और स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अगर आपने अप्लाई किया है तो ध्यान रखिए, मात्र 6 सीटें हैं, लेकिन वो 6 सीट आप ये समझ लो कि ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं करेंगे, उनके लिए भी वो बेनिफिशियल होने वाला है। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी। जो मैंने बताया, एक तो महाट्रांसको के इतने एडवांटेज हैं, वहां इतना बढ़िया सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना मजा आएगा वर्क करने में, तो उसके कारण ये कहीं न कहीं अपने आप में एक अट्रैक्टिव है। इसकी सैलरी भी काफी अट्रैक्टिव है, और साथ साथ जो हमने आपको सिलेबस बताया, तो ये सिलेबस में क्या है कि 150 मार्क्स का टोटल पेपर हो रहा है। तो 150 मार्क्स के टोटल में आपका टारगेट होना चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो मिनिमम, मतलब आप ये सोच लो कि मिनिमम 100 तो आपका टारगेट होना ही चाहिए, मिनिमम 100, और कहीं न कहीं उसके बियॉन्ड आपको तैयारी करनी है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है नहीं। तो आपका जो मार्क्स यहां पर है, टेक्निकल में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, साथ साथ रीजनिंग एप्टीट्यूड में भी स्कोर कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा टाइमिंग का आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि टाइम मैनेज करना वहां बहुत जरूरी है, क्योंकि 130 क्वेश्चंस टोटल आपको पूछे जा रहे हैं, तो इतने क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको टाइम मैनेज करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एकदम से बढ़िया लगा होगा, चीजें समझे होंगे आप लोग। और अगर आपको किसी प्रकार की क्वेरीज रहती है महाट्रांसको से रिलेटेड, तो आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा, हम आपको वहां पर रिप्लाई करते जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन।